हेल क्या होता है अगर यह अर्थ पर फील करने को मिल जाए तो क्या होगा। जापान में एक ऐसी लड़की जिसके साथ घटी एक घटना जो इसकी ज़िंदगी को हेल से भी बदतर बना दिया। यह कहानी उस लड़की की है जो जिंदा रहकर भी ऑलमोस्ट लगभग 40 दिन से भी ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को हेल से भी बुरा तरह से जिया। ये स्टोरी इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग है कि मैं जब स्क्रिप्ट लिख रहा था मैं खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग महसूस कर रहा था। आज से पहले मैंने भी खुद इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें नहीं सुनी है। सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को जो भी कोई देख रहा है, अगर वो कमज़ोर दिल का है या उसे डिस्टर्बिंग चीज़ें नहीं देखना पसंद है, अगेन मैं बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इस वीडियो को पूरा ना देखे, क्योंकि इस वीडियो में जितनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें हुई है और बताई गई हैं उससे शायद आप डिस्टर्ब हो सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यह कहानी जापान की एक 70 इयर्स लड़की की है जिसका नाम जुनको फ्रूटा था। इस लड़की के साथ इतना ज़्यादा हैवानियत किया गया कि इसे सुनकर आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील होगा। यह बात जापान के राजधानी टोक्यो की है। 23 जनवरी 1989 को जापान की पुलिस टोक्यो से कुछ किलोमीटर दूर अयाशी नाम के एक जगह से दो लड़कों को 19 इयर्स लड़की के रेप करने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। उनमें से एक का नाम हिरोशी मियानो और दूसरे का नाम जो ओगुरा था, और ये दोनों आपस में दोस्त थे। जब पुलिस इनके बारे में डिटेल्स निकालती है तो उन्हें पता चलता है कि यह दोनों जापान के एक डेंजरस क्रिमिनल गैंग के यानी याकासा के जूनियर मेंबर है और उन पर पहले से कई सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है एंड केस दर्ज है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और ऑलमोस्ट 2 मंथ से ज़्यादा बीत जाने के बाद 29 मार्च 1989 को पुलिस को इनके घर से कुछ क्लू मिलता है। तब पुलिस को लगता है कि इनसे अच्छी तरह से पूछताछ करना चाहिए एंड जोर देकर पूछताछ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा पूछताछ करने के बाद इन लोगों से फिर भी वो कुछ नहीं बताते हैं एंड तभी पुलिस को सडनली याद आता है कि कुछ महीने पहले उनके ही शहर में यानी कि अयासा में ही एक महिला और उसके 7 साल के बच्चे का मर्डर हुआ था। और पुलिस तुक्के में ही हिरोशी मियानो से कहती है कि उन्हें पता है कि उसने किसी का मर्डर किया है। जब हिरोशी यह बात सुनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है एंड डर जाता है। उसे लगता है कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, फिर भी वो इस चीज़ को मानता नहीं है कि वो मर्डर किया है। पर पुलिस के बहुत ज़्यादा पूछताछ करने के बाद में उसे लगता है कि उसका दोस्त जो ओगुरा किसी और रूम में बैठा था उसने सब कुछ बता दिया है। तब वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ उसने किसी का मर्डर किया है। एंड पुलिस जब उससे पूछती है कि मर्डर करने के बाद में वह उस लाश को कहाँ फेंके हैं, तब उनमें से हिरोशी जो होता है वह बता देता है कि वह लाश को किस जगह पर फेंके होते हैं। पुलिस के पूछताछ करने के बाद में मियानो उस जगह के बारे में बताता है। तब पुलिस उस जगह पे जाती है। उस जगह का नाम कोटो होता है। जब उस जगह पे पुलिस जाती है और छानबीन करती है तब उस जगह पे एक ड्रम मिलता है जिसमें सीमेंट और कंक्रीट भरा होता है और इस ड्रम से बहुत ज़्यादा अजीब सी स्मेल आ रही होती है। पुलिस उस ड्रम को क्रेन के सहारे, ऑलमोस्ट वो ड्रम जो था 305 केजी के आसपास था, तो पुलिस उसको ले जाती है एंड उस ड्रम को किसी भी तरह से तोड़ती है एंड उसके अंदर से बॉडी निकालती है। बॉडी को निकालने के बाद में बॉडी बिल्कुल भी पहचान नहीं आता है। उस बॉडी को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया एंड बॉडी का हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा था। पुलिस ने उस बॉडी का फिंगरप्रिंट को मैच किया तो पुलिस बहुत ज़्यादा शॉक रह जाती है, क्योंकि पुलिस ने जिस महिला के बारे में हिरोशी पर तुक्का लगाया था वह बॉडी उस महिला का नहीं था, बल्कि वह बॉडी जुनको फ्रूटा नाम की एक लड़की का था। जुनको फ्रूटा के साथ इन लोगों ने क्या किया था सब कुछ उनसे पुलिस ने पूछा एंड उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो आइए जानते हैं कि जुनको फ्रूटा के साथ में ऐसा क्या हुआ जिसे सुनने के बाद में ऐसा लगता है या ऐसा बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जुनको फ्रूटा लगभग 44 डेज के आसपास में हेल में थी। जुनको फ्रूटा एक 70 इयर्स ओल्ड लड़की, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी जिसका जन्म 18 जनवरी 1971 में जापान के एक शहर मिसाटो सैतामान में हुआ था। शुरू से पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा वह लड़की अच्छी थी एंड
मैस्तामा में यासियो मियामी नाम के एक स्कूल में पढ़ती थी। स्मोकिंग से वो बहुत ज़्यादा दूर रहती थी, यानी कि उस जैसे लड़कों जो स्मोकिंग करते थे या थोड़े बहुत गुंडा टाइप के थे, उन लड़कों से वो काफ़ी ज़्यादा दूर रहती थी एंड एक सीधी सादी लड़की थी, ये कह सकते हैं। अक्टूबर 1988 से जुनको फ्रूटा स्कूल के बाद में एक प्लास्टिक मॉडलिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। जिस स्कूल में जुनको फ्रूटा पढ़ाई करती थी, उसी स्कूल में एक लड़का जिसका नाम हिरोशी मियामी था, वो भी पढ़ा करता था। हिरोशी मियामी को जुनको फ्रूटा बहुत ज़्यादा पसंद थी एंड वह चाहता था कि उसके साथ वह डेट करे एंड वन डे उसको वह प्रपोज कर देता है। बट जुनको फ्रूटा उसके बारे में सब कुछ जानती थी एंड वैसे लड़कों से वो काफ़ी ज़्यादा दूर रहा करती थी। तब उसके प्रपोजल को उसने ठुकरा दिया। प्रपोजल को ठुकराने के बाद में उस लड़के को, यानी कि हिरोशी को, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। याकुशी को जुनको फ्रूटा बहुत ज़्यादा पसंद थी एंड जब वो उसको रिजेक्ट कर देती है, मना कर देती है, तो उसको लगता है कि उसका ईगो हर्ट हो जाता है। एंड स्कूल में सभी लोगों को पता था कि मियानो याकुजा गैंग का मेंबर है, इसलिए उससे सभी डरते थे एंड बहुत सारे लोग भी उसे मना नहीं करते थे किसी बात के लिए। पर जब जुनको फ्रूटा मना कर देती है उसको, तो उसे लगता है कि उसे बदला लेना चाहिए एंड वह बदले की आग में झुलसता रहता है। 25 नवंबर 1988 की शाम को मियानो अपने दोस्त नोबुहारो मिनाटो के साथ में मिसाटो सैतामा में घूम रहा था एंड उन लोगों का काम ही था कि अगर कोई उन्हें अकेले दिखता है तो उन्हें लूटना, या अगर कोई लड़की दिखती है तो उनका फ़ायदा उठाना। रात 8:30 बजे जुनको फ्रूटा अपने पार्ट टाइम जॉब करके अपने घर को वापस जा रही थी। मियानो का नज़र उस पर पड़ता है क्योंकि वह दोनों भी किस्मत से उसी जगह से गुजर रहे थे एंड जब मियानो का उस पर पड़ता है तो वह अपने दोस्त को बोलता है नोबुहारू मिनाटो को कि जाओ तुम उसे धक्का दो एंड जब वो उसे धक्का दे देता है तब तो वह साइकिल से गिर जाती है एंड इसी बात का फ़ायदा उठा के मियानो उसके पास जाता है और बोलता है कि वह उसके मदद करने के लिए आया है। वो बोलता है कि क्या पता वो तुम पे दोबारा हमला कर दे तो तुम मेरे साथ चलो। जुनको फ्रूटा को भी लगता है कि वह उसे जानती है एंड वह उसे सुरक्षित उसके घर तक पहुंचा देगा। पर जब मियानो उसको अपने गाड़ी पे बैठाता है एंड वह एक गोदाम में लेके चला जाता है जहाँ पे उसके साथ बलात्कार करता है। फिर वो एक टैक्सी मंगाता है एंड उसको एक होटल में ले जाता है। जब फिर से वापस से उसके साथ होटल में भी रेप करता है। जब इसका मन भर जाता है तो अपने दोस्तों यानी कि नोबुहारो मिनाटो के घर कॉल करता है जहां याकुजा गैंग के 2 और मेंबर जो ओगुरा और यासुशी वाटानोबे भी मौजूद थे। मियानो जो कुछ उसने जुनको के साथ किया था वह सब कुछ अपने दोस्तों को बताता है। तब जो ओगुरा बोलता है कि उस लड़की को बिल्कुल भी मत छोड़ना, हम भी आएंगे। इन सब में 25 नवंबर की रात तो बीत जाती है। तब सुबह मियानो जुनको को लेकर एक पार्क में पहुंचता है जहां पहले से उसके तीनों दोस्त वहां पे उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। इन लोगों ने जुनको के नोटबुक से उसके घर के सारे डिटेल्स निकाल लिए, उसके फैमिली के एड्रेस निकाल लिए एंड वह उसे धमकाने लगे कि अगर जुनको उनकी बात को नहीं मानती है तो उसके साथ और उसके फैमिली के साथ में वो बहुत कुछ कर देंगे। इसके बाद जुनको के पास में कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद वो लोग जुनको को आयासे के एक घर में लेकर जाते थे जहाँ पे वो सारे मिलकर उसके साथ गैंग रेप करते हैं। घर तो मोहानो मिनाटो का ही था पर जुनको के माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इस बीच में जुनको के माँ बाप को लगने लगा कि जुनको के साथ कुछ हो गया एंड वह पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन लिखा देते हैं। इसमें 26 नवंबर की रात भी बीत जाती है। 27 नवंबर के जब मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं तब जब पुलिस छानबीन करने लगती है तो मिनाटो के उस गैंग को पता चल जाता है कि पुलिस जुनको की छानबीन कर रही है। तब वह जुनको को फोर्स करते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के पास कॉल करें एंड देन उन्हें बताए कि वह सुरक्षित है, वो अपने दोस्त के साथ है। जुनको के पास कोई ऑप्शन न होने के बावजूद भी कोई ऑप्शन नहीं था तो उसने अपने पेरेंट्स को कॉल किया एंड जैसा उन लोगों ने बोला था उसने बताया। जुनको ने अपनी मर्जी से वो बात नहीं कही थी, फिर भी उसके साथ में उन लोगों ने वैसा किया एंड 7 दिन में ऑलमोस्ट 100 बार से भी ज़्यादा उसके साथ रेप किए गए।
जुनको को नंगा रखा जाता था। जो भी उसके गैंग मेंबर आते थे वैसे उसे देखते थे। उसे खाना पीना तक नहीं दिया जाता था। उसे डांस करवाया जाता था, ज़बरदस्ती शराब पिलाए जाते थे। पुलिस के पास में एक बार जुनको किसी तरह से पुलिस के पास कॉल कर भी देती है, पर वह कुछ बोल नहीं पाती है क्योंकि वहाँ पे मिनाटो पहुँच जाता है एंड उसके बाद में उसे बहुत ज़्यादा मारता है। उसे पीटा जाता है, पैर उसको जला दिया जाता है। 16वें दिन और 2 लड़के आते हैं एंड देन उसके साथ में वो लोग भी रैप करते हैं। उनमें से एक लड़का ये सब बात अपने भाई को बता देता है एंड जब वो अपने भाई को बताता है तो उसका भाई ये सारी बातें अपने मॉम पापा को बताता है, जिसके बाद में उसके जो पेरेंट्स होते हैं वह पुलिस को कॉल कर देते हैं और सारी बातें बताते हैं। 2 पुलिस वाले मिनाटो के घर में पहुंचते हैं तो उसी समय उसके मॉम पापा भी वहाँ पे होते हैं। उनके मॉम पापा को ये सारी बातें पता थी। तब भी उसके मॉम पापा बोलते हैं मिनाटो के कि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ऐसे नाम की कोई भी यहाँ पे लड़की नहीं है। पुलिस वाले बिना उस घर के तलाशी लिए वहाँ से चले जाते हैं। उनको तसल्ली मिल जाती है कि ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं था। जुनको फूटा के साथ में वो बहुत ज़्यादा हैवानियत करते थे। उसके ऊपर में गरम मोम डालते थे, उसे ज़बरदस्ती कॉकरोच खिलाते थे, उसके प्राइवेट पार्ट को जलाते थे एंड कभी कभी तो उसके प्राइवेट पार्ट में बोतल एंड जलता हुआ बल्ब भी डाल देते थे। उसके बॉडी के हर एक पार्ट डैमेज हो गए थे। 30 दिन में उसके साथ ऑलमोस्ट 400 बार से भी ज़्यादा रेप किए गए। उसके बॉडी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब था एंड वह वॉशरूम तक खुद से नहीं जा सकती थी एंड जब भी वो पानी पीती तो उसके बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता था। उसके बॉडी का हर एक पार्ट लगभग बहुत बुरी तरह से जख्मी था एंड ऐसा लगता था कि वो जिंदा होते हुए भी लाश हुई है। एंड जब वो पानी पीती थी और गलती से वहाँ पे वॉमिटिंग कर देती थी तब भी उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा मारा जाता था, उसे पेशाब पिलाया जाता था एंड उसके बाद में उसके साथ और भी कई तरह के बेकार काम किए जाते थे, जिसे सुनने के बाद में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील होता है। एंड एक बार को आप लोग खुद सोच सकते हो कि ऐसे भी इस दुनिया में लोग एग्जिस्ट करते हैं। उसके प्राइवेट पार्ट में अलग अलग तरह के रॉड्स भी डाले जाते थे। उसे टॉर्चर करने का दुनिया का हर एक तरीका अपनाया गया था। उसे नंगा ऐसे ही लटका के रखा जाता था, छत से एक रस्सी द्वारा बांध के, एंड जो भी उस गैंग का मेंबर आता था उसके साथ में रेप करता था एंड देन जो उसका मन करता था वो करता था। उसके बॉडी में बहुत ज़्यादा पस जम गए थे जिसकी वजह से उन लोगों का इंटरेस्ट उसमें से ख़त्म हो गया था एंड जुनको को मिनाटो के घर पर ही छोड़कर वह एक रात निकल जाते हैं। रात के करीब 2:30 बजे के आसपास में एक और लड़की को, वो लगभग जो 19 साल की थी, उसको डरा धमका कर चाकू से होटल में ले जाते हैं एंड उसके साथ भी गैंग रेप करते हैं, जिनके जुर्म में वह दोनों पकड़े जाते हैं, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था। 1988 लगभग ख़त्म हो जाता है एंड नया साल आता है, यानी कि 1989 आता है। 4 जनवरी 1989 को मियानो मैजोंग सेरिटर के एक गेम में अपने बहुत सारे पैसे हार जाता है, जिसके बाद में वह बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है एंड वह घर आता है एंड जुनको पर अपना गुस्सा उतारता है, उसे पीटता है, उसके चेहरे पर मोमबत्ती का मॉम डालता है एंड उसके बाद में जुनको को ज़मीन पर लेटाकर उसके ऊपर में उसके हाथों पे तो कभी चेस्ट पे एंड हर एक बॉडी पार्ट पे उस पे लोहे के डंबल फेंकता है। मियानो ने इस पर लाइटर के तेल डाले एंड थोड़ा थोड़ा करके उसे जलाना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट 2 आवर बहुत ज़्यादा उन लोगों ने मिलकर उसके साथ में टॉर्चर किया। उस रात को टॉर्चर करने के बाद वह वहाँ से चले जाते हैं, पर शायद तेल ज़्यादा होने की वजह से, लगातार इतना ज़्यादा टॉर्चर करने की वजह से ऑलमोस्ट 40 दिन बीतने के बाद में उस लड़की का डेथ हो जाता है एंड 4 जनवरी 1989 को वह मौत को गले लगा लेती है। एंड मेरे हिसाब से अगर मानो तो इतना ज़्यादा टॉर्चर वो कैसे सरवाइव कर पाई, एक नॉर्मल इंसान आई थिंक नहीं ही कर पाएगा। ये चीज़ें इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है एंड इसे सुनने के बाद में मुझे एक बार को फील आता है कि क्या ऐसे भी लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन के साथ में ऐसा करता है, वो भी एक छोटे बात के लिए। एंड जब वो वहाँ से चले आते हैं तो 2 दिन तक लगभग कोई रिस्पॉन्स ना देने के बाद में जुनको के मिनाटो का भाई जो कि घर पे था, वह इनको कॉल करता है कि वो जो है जुनको शायद मर गई है। जब वह चारों ये बात सुनते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं एंड घर पे आते हैं।
घर पे आने के बाद में वो जब चेक करते हैं तो वास्तव में उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो उन्होंने सोचा कि इसके बॉडी को ठिकाना लगाया जाए। तब उसके बॉडी को 2 कंबल में लपेट कर एक चारों तरफ से टेप करके एंड एक बड़े से बैग में बंद करके वह उसको दूर ले जाते हैं। एंड तब वह सोचते हैं कि उस बॉडी को एक ऐसी जगह पे रखा जाए जहाँ पे कोई ना हो, एंड उसको एक ड्रम में डाल के कंक्रीट एंड द सीमेंट डालते हैं और वो ले जाते हैं उसे दूर किसी जगह। हयासा के एक सुनसान जगह पे उन लोगों ने उस ड्रम को छोड़ दिया और वहाँ से चले आए छोड़कर। जब उन लोगों को पता चला कि ये तो खुद नाबालिग थे, तब उनको A, B, C और D नाम दिया गया। जब जुनको फ्रूटा की यह कहानी साकुन कुसुन मैगजीन के एक पत्रकार ने सुना तो उन्होंने सीधे इन चारों के नाम को मैगजीन के फ्रंट पेज पर छाप दिया और कहा कि इन लोगों ने जो भी काम किया है वह किसी हैवानियत से कम नहीं है एंड इन्हें किसी भी ह्यूमन राइट्स का अधिकार नहीं है। जुलाई 1919 में टोक्यो के लोअर कोर्ट में हिरोशी मियानो को 17 साल की सज़ा सुनाया गया और बाकी उनके 3 दोस्तों को 6-6 साल की सज़ा सुनाई गई। पर उन्होंने फिर से हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिसके बाद में हाई कोर्ट के जज ने उनकी सज़ा को 3 साल बढ़ा दिया गया, यानी कि मियानो की सज़ा को 20 साल और बाकी उसके तीनों दोस्तों को 9-9 साल कर दिया गया। एंड ये स्टोरी सुनने के बाद में एक बार को मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील कर रहा था। जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था मैं खुद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। एंड मैं क्या ही कहूँ, इस स्टोरी को सुनने के बाद में मैं खुद फील कर रहा हूँ कि यार ऐसे भी लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जो इस हद तक जा सकते हैं। आप लोगों का क्या ओपिनियन है, ऐसे लोगों के साथ में क्या करना चाहिए? एंड आज मैं नहीं बोलूँगा यार कोई भी, मतलब मेरे पास आगे वर्ड नहीं है कि यार इन लोगों को मैं क्या ही कहूँ। सो आज की स्टोरी यहीं तक थी यार, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।